हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाइनल दिसंबर 2021 एग्ज़ाम्स के पेपर नंबर 6A दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट के एमसीक्यू सॉल्यूशन पार्ट पर। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा एंड उसके साथ साथ कौन से एमसीक्यू आईसीएई ने डायरेक्टली आस्क किए हैं एंड किस एमसीक्यू में केस स्टडी रीड करने की नीड थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर में लाइंस को रेड बॉक्सेस में किया हुआ है, ये पार्ट यूज़फुल होगा फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू। जो केस स्टडी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द CRR प्रोसेस प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड बाय द बैंक वुड बी। ये क्वेश्चन रीड करने से हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन केस स्टडी के बेस पर है। तो एज ए हिंट अपन को देखना है कि क्वेश्चन में केस स्टडी में CRR कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप केस स्टडी के पेज नंबर 1 पर देखते हैं सबसे लास्ट में, तो लिखा हुआ है कि द बैंक वुड अंडरटेक द क्रेडिट रिस्क रेटिंग प्रोसेस इन द प्रपोज्ड लोन टू CLL बाय मेजरिंग द इंटरनल रेटिंग असाइन टू CLL and assessing the likelihood that CLL would default on its debt obligations। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको पेज नंबर 6.18 पर मिल जाएगा एंड जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इसका सही आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2। The caution given by ABR would most likely fall under। अब इसमें ये रीड करने से अपन को पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन केस स्टडी के बेस पर है, यानी कि ABR ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो अपन को देखने होंगे कि उसने कौन से क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए रीड करते हैं केस स्टडी के पार्ट को। जो केस स्टडी के पेज नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि ABR cautioned CLL that some neighboring countries might suddenly increase the tax rates without any anticipation and CLL could be caught unawares। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको 5.15 पर मिल जाएगा एंड जो केस स्टडी में जो 3 लाइन लिखी हुई है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी कि अगर आप पेज नंबर 5.15 पर देखोगे, रीड करोगे, तो उसमें जो टैक्सेस एंड रूल्स वाले जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें ये जो केस स्टडी वाली तीनों लाइन वो फिट हो रही हैं। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। चलिए रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ओवर द प्रोजेक्टेड टोटल सेल्स फॉर ईयर 5 इफ़ देर इज़ फर्स्ट है एन इंक्रीज इन सेल्स फिगर ऑफ LED स्ट्रिप लाइट्स बाय 12% एंड सेकेंड है अ डिक्रीज इन सेल्स फिगर ऑफ LED स्पॉट लाइट्स बाय 10% फॉर दैट ईयर। यानी कि इस क्वेश्चन में अपन को परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना है 5 ईयर्स का ऑन प्रोजेक्टेड टोटल सेल्स पर। पहले तो अपन को देखना है कि अपनी जो करंट प्रोजेक्टेड टोटल सेल्स कितनी है वो कितनी है एंड ये जो 2 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, यानी कि LED स्ट्रिप लाइट में आपको 12% इंक्रीज़ करना है पर ईयर पर एंड आपको LED स्पॉट लाइट में 10% डिक्रीज़ करना है। तो पहले देख लेते हैं कि अपन की करंट ईयर की टोटल प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी है। तो क्वेश्चन में जो टोटल सेल्स दी हुई है, आप इन 5 ईयर्स के अगर सेल्स को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 859 एंड अगर आप जो 12% इंक्रीमेंटल इन LED स्ट्रिप लाइट एंड 10% LED स्पॉट लाइट्स में अगर आप डिक्रीज़ करते हो तो आपकी रिवाइज टोटल सेल्स आएगी 867.76 एंड अगर आप इसका परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालते हो तो वो आता है 1.01% डिक्रीज़ में। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1.4। द फॉरेन बायर टू होम द एक्सपोर्ट्स वर मेड मे इंटेंड टू पे थ्रू डॉलर्स if the spot rate between INR and USD is ₹74 to a dollar and the 3 months forward rate is ₹75 to a dollar, what is the forward premium percentage। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपने SFM वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप फॉरवर्ड प्रीमियम परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। इसका सिंपल फार्मूला होता है
फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मंथ मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 5.41। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 द गैप बिटवीन द इनहेरेंट रिस्क एंड रेजिडुअल रिस्क shows the strength of the control and is known as। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप स्टेटमेंट के पेज नंबर 1.11 पर देखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंट्रोल स्कोर। यानी कि जो केस स्टडी 1 है उसमें जो एमसीक्यू वाले पोर्शन है उसमें आप 10 आउट ऑफ 10 आराम से स्कोर कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की ओर, केस स्टडी नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर क्रिश वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क मैच्योरिटी लेवल्स। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है एंड इसका सॉल्यूशन आपको पेज नंबर 8.7 पर मिल जाएगा। बट उससे पहले अपन को केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं केस स्टडी में कहाँ लिखा हुआ है मिस्टर क्रिश। अगर आप पेज नंबर 9 पर देखते हो तो लास्ट में लिखा हुआ है इट वॉज नोटिस बाय द मैनेजमेंट दैट मिस्टर क्रिश instructed his department employees not to share information relating to the risk identified or encountered by his department with the employees of marketing department। अगर आप चैप्टर नंबर 8 में रिस्क मैच्योरिटी लेवल्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो उसमें जो रिस्क अवेयर है उसमें लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट्स आपस में रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं वो आपस में शेयर नहीं करते हैं, यानी कि वो सिलो अप्रोच फॉलो करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि रिस्क अवेयर जो लेवल है उसमें नॉर्मली डिपार्टमेंट रिस्क को आइडेंटिफाई तो करते हैं बट आपस में शेयर नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन 2.2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप पेज नंबर 4.6 पर देखोगे तो इसका डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका आंसर ए करेक्ट आंसर है, इंटरनल कंट्रोल फोकसेस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर वुड लीस्ट लाइकली बी क्लासीफाई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि कहीं लिखा होगा मोस्ट लाइकली, कहीं लिखा होगा लीस्ट लाइकली। लीस्ट लाइकली का मतलब होता है एक्सक्लूजन। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पेज नंबर 9.19 एसएफएम की बुक में से मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लासीफाई किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, जो कंट्री स्पेसिफिक एक्सपोजर है वो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.4 व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट हेज फंड्स इन्वेस्टेड इन आरसीएल एंड SCL both would give a negative return। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बट इजी है, यानी कि अगर आप पेज नंबर 2.6 पर देखोगे तो इसके जैसा एक एग्जांपल लिखा हुआ है। आप अगर वो एग्जांपल के सम्स को पुट करके भी देखोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 द सजेशन इंटरनेट to be made by Mr. Surya to the bankers is best known as। ये क्वेश्चन भी SFM से लिया हुआ है। अगर आप SFM के पेज नंबर 11.3 पर देखोगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट ये इसके लिए अपन को पहले केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। तो केस स्टडी देखते हैं मिस्टर सूर्या। केस स्टडी में देखो मिस्टर सूर्या कहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर 9 पर। मिस्टर सूर्या द CFO intends to suggest to the bankers to benchmark BKPL's assets to fix rate of interest and its liability to floating rate of interest। यानी कि अगर आप SFM के पेज नंबर 11.3 पर देखोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको बेसिस रिस्क मिलेगा। यानी बेसिस रिस्क में अपन जो फिक्स रेट होती है उसको अपन असेट लेते हैं और जो लाइबिलिटी होती है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं इस केस स्टडी की तो इस केस स्टडी के MCQ पोर्शन में आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के ऊपर वो स्ट्रांग होनी चाहिए।
चलिए डिस्कस करते हैं केस स्टडी नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3.1, CRO has decided to measure the effect of market fluctuations on the value of financial instrument and derivatives by using VAR analysis. Among the following, which one CRO did not use as a basic approaches for calculating VAR? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 रिस्क मॉडल अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। जो डिफरेंशियल मेथड है वो वॉर का बेसिक अप्रोच नहीं है, बाकी पैरामेट्रिक्स, हिस्टोरिकल सिमुलेशन एंड मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस ये वॉर के बेसिक अप्रोचेस हैं। पैरामेट्रिक्स को वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2, The CRO would submit stress testing report to the board on a regular basis starting from the next quarter. In your opinion, which one of the following is incorrect with respect to stress test reports? अगर आप पेज नंबर 5.7 पर रिस्क मॉडल चैप्टर में जो स्ट्रेस टेस्टिंग टॉपिक दिया हुआ है उसको अगर आप रीड करते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो सप्लीमेंट पार्ट है वॉर्ड का। तो जो इसका ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। दे आर सेपरेट एंड हैव नो कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3.3, RPL हैज़ पार्क्ड इट्स कैश सरप्लस इनटू इक्विटी, बॉन्ड्स, security, mutual funds and RE REITs. Internal auditor has pointed out several control weaknesses including lack of development of risk appetite in the context of control culture of the company. Which one of the following is incorrect with respect to risk appetite? ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें भी पूछा हुआ है कि इनकरेक्ट बताना है। तो आप डायरेक्टली 3.4 पेज नंबर खोल के आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3.4, एज्यूमिंग RPL's बोर्ड डिसाइड्स टू आउटसोर्स ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रिस्क वुड अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। जो 3.4 क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चन है। इसमें आप थोड़ी सी जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसको लगा के सॉल्व कर सकते हो। यानी कि जो RPL है उसने क्या किया है कि एक डिसीजन लिया है आउटसोर्सिंग का, तो उस आउटसोर्सिंग में कौन कौन सी रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है। तो जो ऑप्शन डी है वो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही होना चाहिए, बट अभी तो जो इंस्टीट्यूट के जो सजेस्ट आंसर आएंगे उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इसका क्या आंसर है। बट जो मैंने आंसर टिक किया था वो मैंने ऑप्शन डी टिक किया था, बिकॉज जो आउटसोर्सिंग है उसमें रेपुटेशन रिस्क भी रहती है, लीगल रिस्क भी रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क भी रहती है, स्ट्रेटेजिक रिस्क भी रहती है, इसलिए मैंने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 क्वेश्चन रियली ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो मेरे को नहीं पता। अगर आप में से किसी को इसका सॉल्यूशन पता हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी पता चल सके। चलिए डिस्कस करते हैं केस स्टडी नंबर 4 को। इस बार जो रिस्क मैनेजमेंट में ट्रिकी केस स्टडी कहेंगे तो केस स्टडी नंबर 4 को कहेंगे। यानी कि इस केस स्टडी को आपको एग्ज़ाम में एक्चुअल में स्किप करना चाहिए था और मैंने भी इस केस स्टडी को स्किप किया था, बिकॉज इसका जो MCQ वाला पोर्शन है वो भी टफ़ है और जो डिस्क्रिप्टिव में अगर मैं 4.6 को छोड़ दूं तो बाकी वाले भी थोड़े टफ़ ही हैं, तो ये केस स्टडी आप स्किप कर सकते थे। तो डिस्कस करते हैं 4.1 क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ MFL। इसका जो सोल्यूशन है वो आपको पेज नंबर 6.5 पर मिल जाएगा एंड इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। MBF इज बाइफरकेटेड इनटू कैश क्रेडिट कंपोनेंट एंड लोन कंपोनेंट। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 4.2 को। CFO of MFL wants to make investment in zero coupon bond of AAA rated corporates after analyzing risk involved in it. Which of the following risk will not affect a listed zero coupon bond? इसका सॉल्यूशन आपको पेज नंबर 6.16 पर मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जो AAA रेटेड सबसे लोएस्ट क्रेडिट रिस्क रहती हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है, बिकॉज क्रेडिट रिस्क को डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कहते हैं, तो बी और सी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। चलिए बात करते हैं 4.3 क्वेश्चन। CFO हैज़ डिसाइडेड टू एलिमिनेट इंटरेस्ट रिस्क बाय यूजिंग FRA एंड विथ ड्यू कंसिडरेशन ऑफ IRS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेरियस डेट्स इन बेसिस स्वैप। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है
इसका जो सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है वो ऑप्शन डी होना चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप में से किसी को पता हो इसका सॉल्यूशन तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4, व्हाट कॉलर ट्रांजेक्शन वुड बी डन बाय MFL फॉर हैजिंग ए फ्लोट रेट बोरोइंग्स। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन पेज नंबर 11.11 पर SFM वाली बुक में आप ढूंढ सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाय ए कैप एंड सेल ए फ्लोर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू IRS एज्यूमिंग MFL वांट्स टू हैज इंटरेस्ट रिस्क ऑन ए फ्लोट रेट बोरोइंग। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो मेरे को तो नहीं मिला, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर डी है वो सही होना चाहिए। डिस्कस करते हैं लास्ट केस स्टडी को, केस स्टडी नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5.1, CPPL decided to explore the possibility of manufacturing biodegradable jute bags in place of plastic bags. The risk measures are meant to correctly reflect diversification effect and should facilitate effective decision making. The answer to this would be found in the theory of. इसका जो सोल्यूशन है वो आपको पेज नंबर 5.5 पर मिल जाएगा, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली इंस्टीट्यूट ने पूछा, आपको केस स्टडी रीड करने की नीड नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 को। CPPL हैज़ ए प्रपोजल टू बाय hedge cover of ₹25 lakhs from the bank. If the credit default swap speed is 40 basis points, then the company would have to pay to the bank annually an amount of. ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पेज नंबर 6.22 पर मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि 1 बेसिस पॉइंट इक्वल्स टू 0.01%, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट हो गए 0.4%, यानी कि अगर आप 25 लैक्स को अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो आंसर है वो 10,000 आएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 को। आफ्टर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बैनिंग प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग्स, CPPL हैज़ डिसाइडेड टू सेल द क्लोजिंग स्टॉक एट ए थ्रू अवे प्राइसेस एंड क्विकली शिफ्ट टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम जूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट लॉस रिस्क मैनेजमेंट। इसका जो सॉल्यूशन है वो मेरे को स्टडी मेरिट्स में तो नहीं मिला, बट एज ए मेरी अंडरस्टैंडिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, टू कंटिन्यू द ऑपरेशंस। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.4 को। फॉर इम्प्रूविंग देयर रिस्क गवर्नेंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ CPPL वुड मोस्ट लाइकली परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर साउंड रिस्क गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पेज नंबर 7.3 पर मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है साउंड रिस्क गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में, एंड इसमें से अपन को जो मोस्ट लाइकली है उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। जो लास्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली मेरे को तो नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ गलत बताऊँ, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में अगर आइडिया हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड अगर आप इसका डिस्क्रिप्टिव भी चाहते हो कि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ आपको, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जिस MCQ के ऊपर पेज नंबर लिखे हुए हैं उनके आंसर तो एग्जैक्ट सही है, बट जो स्टार मार्क और जिसमें पेज नंबर नहीं लिखे हुए हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो डिफ़र हो सकता है इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड से। एंड मेरा ये एफर्ट्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़र है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड इसको शेयर ज़रूर करना, जिस स्टूडेंट ने अगर रिस्क मैनेजमेंट ऑप्ट किया है तो क्या है उसको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि उसके MCQ में कितने मार्क्स मिल रहे हैं एंड क्या वो एग्जामिनेशन स्कोर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।